नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ब्राजील की ग्लोबल सुपरस्टार गायिका अनीता के बारे में। उनका एक इंटरव्यू है जय शेट्टी के साथ और हम उसी पर आज गहराई से बात करेंगे। हाँ, और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि जब अनीता अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थी, मतलब दुनिया भर में उनका गाना नंबर 1 था। हाँ, एनवॉल्वर गाना था शायद वो। बिल्कुल। ठीक उसी वक्त वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे अंधकारमय दौर से गुजरी। तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे कि कैसे उन्होंने बाहरी सफलता से हटकर अंदरूनी शांति और अहम आत्मस्वीकृति का रास्ता ढूंढा। सही है। तो चलिए, अनीता की इस यात्रा के जो महत्वपूर्ण मोड़ हैं, जो सीख हैं, उन्हें समझते हैं। कैसे वो बाहरी मान्यता से हटकर अंदरूनी संतुलन की तरफ बढ़ी। कहानी की शुरुआत ही थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ। अनीता पहली लैटिन गायिका बनी जिनका सोलो गाना दुनिया भर में नंबर 1 हुआ। हर कोई उनका गाना सुन रहा था, नाच रहा था। हाँ, हर पार्टी में वही बज रहा था। बिल्कुल। और तभी अचानक वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। मतलब महीनों अस्पताल में रहीं, चल फिर नहीं पा रही थीं, सांस लेने में तकलीफ। ओह, और रिपोर्ट्स में तो कैंसर के मार्कर भी पाए गए। ये तो बहुत ही ज्यादा है। ये बाहरी सफलता और अंदरूनी उथल-पुथल का एक क्लासिक उदाहरण है। जैसा आपने कहा, अक्सर जब व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है ना, हाँ। तभी उसे अंदर के खालीपन का, वो जो खोखलापन होता है, उसका एहसास होता है। अनीता ने खुद कहा भी कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो दोष देने के लिए हालात होते हैं। सही। लेकिन जब आपके पास सब कुछ हो और आप फिर भी खुश ना हो, तो दोष देने के लिए सिवाय खुद के कोई नहीं बचता। ये बहुत बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी। और यहीं से मेरे ख्याल से उनकी वो जो अंदरूनी यात्रा थी वो तेज हुई। उन्होंने एक रिट्रीट में हिस्सा लिया। अच्छा। 5 दिन पूरी तरह से प्रकृति के बीच, कोई फोन नहीं, कोई बिजली नहीं। वाह। आजकल के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। वहां उन्होंने ध्यान, थेरेपी, क्रिस्टल्स जैसी चीजों का अनुभव किया। पर जो सबसे अहम बात हुई वो था उनका अपने इनर चाइल्ड से सामना। इनर चाइल्ड, यानी मन का वो हिस्सा जो बचपन से जुड़ा है। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि अनीता जो स्टेज पर इतनी शक्तिशाली दिखती है, वो उनकी असल पहचान लैरिसा से कितनी अलग है। वो लैरिसा जो अंदर से शायद असुरक्षित महसूस करती थी। अच्छा। और रिट्रीट में उनकी वो नन्ही लैरिसा जैसे उनसे बात करने लगी। उसने कहा, तुम कम बोलना चाहती हो, कम एक्सप्रेसिव होना चाहती हो, पर मैं कम नहीं हूं, मैं तो बहुत ज्यादा हूं। अगर तुम कम होना चाहोगी तो मैं जा रही हूं। ओह, ये तो एक टर्निंग पॉइंट जैसा लगता है। बिल्कुल, ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हाँ, ये असल में पर्सोना, यानी वो बाहरी मुखौटा जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और हमारा जो असल स्व है उसके बीच का संघर्ष दिखाता है। कई कलाकार या पब्लिक फिगर्स वो खुद को बचाने के लिए एक बाहरी व्यक्तित्व बना लेते हैं। हाँ, होता है। लेकिन अगर वो अपने असल स्व को, अपनी असलियत को महत्व नहीं देते, तो फिर संतुलन बिगड़ जाता है। अनीता का अपनी उस ज्यादा होने वाली प्रकृति को स्वीकार करना, उसे अपनाना, ये बहुत जरूरी था। उन्होंने खुद को दबाया नहीं। सही कहा। और इस अनुभव के बाद उनकी प्राथमिकताएं जैसे पूरी तरह बदल गई। उन्होंने फिर ध्यान, मंत्र जाप, शमनिक अभ्यास। शामनिक अभ्यास ये क्या होता है? ये कुछ स्वदेशी परंपराओं से जुड़ी प्रैक्टिसेस हैं जो ऊर्जा संतुलन और हीलिंग पर फोकस करती हैं। तो वो फिर कुंडलिनी सक्रियण, फैमिली कॉन्स्टेलेशन, ऐसी कई आध्यात्मिक क्रियाओं को उन्होंने अपनाया। अच्छा, काफी कुछ। हाँ, वो बताती हैं कि अब वो अपनी एनर्जी के लेवल पर बहुत ध्यान देती हैं। अगर कभी लगता है कि ऊर्जा कम है, तो वो तुरंत उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ करती हैं, चाहे वो ध्यान हो या कोई शमन गुरु का बताया हुआ आसान सा शारीरिक व्यायाम। इसमें अनुशासन की बात साफ दिखती है। मतलब ये सिर्फ मूड पे निर्भर नहीं करता कि आज अच्छा लग रहा है तो करेंगे। नहीं, ये रोज की प्रैक्टिस है। अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखने के लिए एक सक्रिय प्रयास करना, भले ही मन ना कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल। ये उस विक्टिम वाली मानसिकता से बाहर निकलना है कि हाय मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, और अपनी भलाई की जिम्मेदारी खुद लेना है। सही बात है। और एक और बड़ी सीख जो उन्होंने शेयर की वो है तुलना से बचना। आज की दुनिया में सोशल मीडिया के साथ ये कितना बड़ा मुद्दा है ना। ओ बिल्कुल, बहुत बड़ा। अनीता ने खुद बताया कि कैसे वो अपनी तुलना दूसरी सिंगर्स से करती थी, जबकि ये अनुचित था, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग थीं, भाषा अलग, लक्ष्य अलग, और ये चीज उन्हें दुखी करती थी। हाँ, तुलना तो चिंता ही पैदा करती है ज्यादातर, और हमें अपनी असल इच्छाओं से दूर ले जाती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर किसी की यात्रा, उनके अनुभव, उनके पारिवारिक कर्मा, उनको मिले मौके सब अलग हैं, तो हम खुद के प्रति थोड़े ज्यादा दयालु हो पाते हैं। हम किसी और की पूरी कहानी जाने बिना
कैसे तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और इस सारे बदलाव का असर जाहिर है उनके संगीत पर भी पड़ा। अब वो ऐसा संगीत बनाती हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जिससे उन्हें खुशी मिलती है, इस बात की परवाह किए बिना कि उसे कितने स्ट्रीम्स मिल रहे हैं या वो चार्ट पर कहाँ है। वाह। वो इंडस्ट्री का जो हॉट या नॉट वाला कल्चर है ना, उससे उन्होंने खुद को जैसे अलग कर लिया है। उनका मानना है कि सच्ची सफलता वो है जब आप सब कुछ खो देने पर भी खुश रह सकें। ये बाहरी सत्यापन से हटकर अंदरूनी संतुष्टि की ओर एक बहुत बहुत गहरा बदलाव है। हमारा समाज अक्सर बाहरी तरक्की पर जोर देता है, बड़ा घर, बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा। हाँ, वही सफलता मानी जाती है। बिल्कुल, लेकिन सच्ची खुशी, सच्चा सुकून वो अक्सर अंदर गहरे में आंतरिक विकास से ही आता है। तो अनीता की कहानी हमें बाहरी उपलब्धियों के पीछे की जो उलझनें हैं और अंदरूनी शांति का जो महत्व है, उसके बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये साफ है कि सफलता और खुशी हमेशा साथ साथ नहीं चलते, खासकर तब जब खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर हो। हाँ, और उनकी यात्रा ये भी दिखाती है कि आत्म जागरूकता, आध्यात्मिक अभ्यास और अपनी असलियत को, अपनी प्रामाणिकता को स्वीकार करना कितना शक्तिशाली हो सकता है, न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी। जैसे उनकी सेहत में सुधार आया, वो इसका सबूत है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अनीता ने बताया कि उन्हें मिली सबसे बुरी सलाह थी, कभी हार मत मानो। अच्छा, ये तो बड़ी आम सलाह है। हाँ, पर उनका मानना है कि कभी कभी रुकना, आराम करना, थोड़ा पीछे हटना और फिर वापस आना ज्यादा बेहतर होता है। हमेशा लगे रहना ही सही नहीं होता। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम भी समाज द्वारा परिभाषित सफलता के पीछे ही भाग रहे हैं, या हम अपनी खुशी, अपने अंदरूनी संतुलन को प्राथमिकता दे रहे हैं? और क्या वाकई कभी हार ना मानना हमेशा सबसे अच्छी रणनीति होती है? शायद नहीं।